यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के टेबल के ऊपर परमानेंट सीट और वीटो पावर अपने आप में इतना बड़ा रिवॉर्ड है, इतनी बड़ी ताकत है कि भारत सरकार ने अभी भी अपनी कोशिशें बंद नहीं की हैं। रशिया यूक्रेन युद्ध में हम सबने देख लिया कि किस तरह से पूरे का पूरा यूनाइटेड नेशंस भी रशिया के अगेंस्ट फेल साबित हो गया है। बस एक कारण से कि रशिया के पास वीटो पावर है, इसलिए ना ही रशिया के ऊपर यूनाइटेड नेशंस के सैंक्शंस लगे, सिक्योरिटी काउंसिल में सारे के सारे रेजोल्यूशंस भी रशिया के अगेंस्ट फेल साबित हो गए। परमानेंट देश आज तक ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स को प्रभावित करते आए हैं, क्योंकि दूसरी कंट्रीज को अपने हितों के लिए इनके साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करके रखने पड़ते हैं। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि वीटो पावर एक तरह से डिप्लोमेटिक शील्ड और स्ट्रेटेजिक वेपन है, जिससे एक देश न सिर्फ अपने खुद के हितों को सुरक्षित रख सकता है, बल्कि अपने अलाइज के हितों का भी ध्यान रख सकता है और दुनिया भर की ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स को प्रभावित कर सकता है। बस यही कारण है कि भारत सरकार समय समय पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स करने की मांग करती है। एट द एंड जब यूनाइटेड नेशंस में रिफॉर्म्स के बाद नए परमानेंट मेंबर्स चुने जाएंगे तो किस देश को परमानेंट सीट मिलेगी, ये दो चीज़ों से तय होगा। सबसे पहले सभी 5 परमानेंट मेंबर्स के अप्रूवल के बाद, लेकिन इसके साथ ही नए परमानेंट मेंबर्स का नाम तय किया जाएगा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में दुनिया के सभी देशों की वोटिंग से। उस वोटिंग में जिस भी देश को 2/3 वोट्स मिलेंगे, जिस भी देश को 66% से ज़्यादा वोट्स मिलेंगे, वो देश यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बन जाएगा और उसके पास वीटो पावर आ जाएगी। अब आप सोचिए कि 2/3 देशों का समर्थन हासिल करना भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। एक एक देश का वोट हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। बस यही कारण है कि मालदीव जैसे छोटे छोटे देश ये भी भारत के लिए वोटिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इनका वोट भी वही ताकत रखता है जो एक बड़े देश अमेरिका का वोट रखता है। और इसी वजह से भारत की सरकार ग्लोबल साउथ के देशों की बात करती है, अफ्रीका को G20 में शामिल करवाती है, लैटिन अमेरिका के देशों को सपोर्ट करती है, कोविड-19 के समय अफ्रीकन देशों को फ्री में वैक्सीन बांटती है, और जब कोई देश मुसीबत में होता है उसके लिए ह्यूमैनिटेरियन एड और मेडिकल असिस्टेंस तुरंत भेजी जाती है। क्योंकि परमानेंट मेंबरशिप के लिए जब यूएन जनरल असेंबली में वोटिंग होगी, इन सब देशों को याद आएगा कि भारत ने इनके लिए क्या क्या किया है, और फिर ये खुशी खुशी भारत के लिए वोट करेंगे। कहने का मतलब है कि एक एक देश हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और गुड न्यूज़ ये निकल कर आ रही है कि एक और देश ने पब्लिकली भारत को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर बनाकर वीटो पावर देने की डिमांड की है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्सन ने भारत में आकर यहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी की है। स्टेटमेंट में न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आज साल 2025 चल रहा है और ये 1945 का दौर नहीं है। रिफॉर्म्स के बाद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को परमानेंट मेंबर बनाने के लिए न्यूजीलैंड अपनी तरफ से अपना समर्थन देता है। क्रिस्टोफर लक्सन रायसीना डायलॉग के इवेंट को अटेंड करने भी आए थे, जहां पर उन्होंने भारत की बढ़ती ताकत को क्रेडेंस देते हुए कहा कि हम इंडो पैसिफिक रीजन में रहते हैं, जो कि दुनिया का सबसे एक्साइटिंग और डायनामिक रीजन है। इस रीजन में सिक्योरिटी के बिना प्रॉस्पेरिटी कभी नहीं आएगी। न्यूजीलैंड इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी इंटरेस्ट को सिक्योर और प्रोटेक्ट तभी कर सकता है जब हम भारत जैसे पार्टनर्स के साथ आगे चलेंगे, और इसके लिए भारत को इंडो पैसिफिक रीजन में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करना पड़ेगा। एक प्रॉस्परस, ओपन और स्टेबल इंडो पैसिफिक के लिए क्वाड बहुत ही इंपॉर्टेंट संगठन है, और क्वाड के एवोल्यूशन, इसकी उन्नति में भारत ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड की क्वाड का मेंबर बनने की कोई भी इंटेंशन या फिर मंशा नहीं है, लेकिन क्वाड के इनिशिएटिव्स को प्रमोट करने के लिए हम क्वाड के साथ काम करने के लिए भी रेडी हैं। अब साइज के हिसाब से देखा जाए तो न्यूजीलैंड का एरिया भारत की उत्तर प्रदेश स्टेट से अप्रॉक्सीमेटली 12% ही ज़्यादा है, लेकिन न्यूजीलैंड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट देश है, क्योंकि ये लोग अमेरिका के साथ फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस का हिस्सा है। और गुड न्यूज़ ये निकल कर आ रही है कि न सिर्फ न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने भारत आकर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट के लिए हमें सपोर्ट दिया है, बल्कि भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की नेगोशिएशंस भी स्टार्ट किए हैं और इसके साथ साथ डिफेंस एग्रीमेंट भी साइन किए हैं। खैर, आपको क्या लगता है कि इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में जो भारत की ताकत बढ़ रही है, क्या इसका क्रेडिट मोदी सरकार को देना चाहिए? हाँ या फिर ना? अगर कांग्रेस गवर्नमेंट होती तब भी भारत की ताकत ऐसे बढ़ती? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।